हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग एंड नेचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घर के रिसोर्सेज और घर के कामों को मैनेज करना। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस के थ्रू, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। लेकिन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ से पहले ही एग्जिस्ट करता था, जैसे कि भारत में कौटिल्य की अर्थशास्त्र। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लोग, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं ताकि वो अपने अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को पूरा कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं एंड वांट्स एंड नीड्स ज़्यादा, तो उन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। सपोज आपके फादर ने आपको 500 रुपीज़ दिए हैं। आप इन पैसों को कैसे भी स्पेंड कर सकते हैं, सच एज आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, आप शर्ट बाय कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, या फिर आप इस पैसे को सेव कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एंड लेट्स सपोज आप सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 500 रुपीज़ हैं। आप सभी ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे और उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन देगा। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है हम सब कुछ नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। देयर आर टू फंडामेंटल फैक्ट्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड wants and second one is scarce resources। फंडामेंटल फैक्ट्स का मतलब है वो बातें या फैक्ट्स जो किसी भी सब्जेक्ट का बेस या फाउंडेशन होती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के केस में अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी है, जैसे एक पर्सन, शॉप, कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन लेती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एंड स्मॉल यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करती है रेदर देन इकोनॉमी एज ए होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें ये समझने में मदद मिलती है एक पर्सन, कंज्यूमर, कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या प्रॉफिट मिल सके। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। ये प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना है। इन सब चीज़ों को देखकर फर्म या दुकानदार प्राइस सेट करता है, और इसी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है इंडस्ट्री या फैक्ट्री कहाँ सेटअप करनी है। यह डिसीजन भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे लेबर कहाँ सस्ती मिल रही है, ट्रांसपोर्ट कहाँ आसान है, रॉ मटेरियल कहाँ से इजीली मिल सकता है। तो ये डिसीजन भी एक इंडिविजुअल फर्म लेती है, और इसी की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इनका प्राइस डिमांड और सप्लाई, स्किल लेवल, प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इन सब का एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल।
इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टडी करना, जैसे किसानों की इनकम कितनी है, एक लो इनकम फैमिली अपना बजट कैसे मैनेज करती है। ये स्टडी भी इंडिविजुअल लेवल पर होती है, पूरे इकोनॉमी के लेवल पर नहीं, इसलिए ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की स्टडी है। इसमें हम इकोनॉमी को एक ओवरऑल सिस्टम के रूप में समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमी को एक बड़े लेवल पर स्टडी करना, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट के रूप में देखते हैं। इसका फोकस इंडिविजुअल पर्सन, फर्म या कंपनी पर नहीं होता, बल्कि पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पर होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि देश की ओवरऑल इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसमें बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। इसका फोकस होता है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जैसे कि देश की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, लोगों की टोटल इनकम कितनी है, बेरोजगारी का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। साइंस एक ऐसी नॉलेज होती है जो फैक्ट्स, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है। साइंस का काम होता है किसी चीज़ के पीछे का रीज़न समझाना, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखाना। अब सवाल ये है, क्या इकोनॉमिक्स भी साइंस है? हाँ, इकोनॉमिक्स भी साइंस है, लेकिन सोशल साइंस, क्योंकि ये इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करती है, नेचुरल थिंग्स को नहीं। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स को हम साइंस कहते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक के थ्रू। लेकिन ये एक सोशल साइंस है क्योंकि ये इंसानों से रिलेटेड है। वाई इज इकोनॉमिक्स अ साइंस? इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स ये समझाने की कोशिश करती है कि लोग, फर्म्स या गवर्नमेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इट यूजेस डेटा, एनालिसिस, थ्योरीज एंड मॉडल्स टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स में हम रियल लाइफ डेटा, सर्वेज और ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट में डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखना। इकोनॉमिक्स में हम थ्योरीज बनाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। ये थ्योरीज लोगों के बिहेवियर को समझाने में हेल्प करती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है किसी नॉलेज का रियल लाइफ में यूज़ करना किसी गोल को अचीव करने के लिए। वाई इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट? इकोनॉमिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इकोनॉमिक्स हमें ऐसे टूल्स और नॉलेज देती है जिससे हम प्रॉब्लम्स जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को समझकर उनका सलूशन निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प करती है स्मार्ट डिसीजन लेने में। इकोनॉमिक्स की हेल्प से गवर्नमेंट, बिजनेसेस और लोग अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। रूल्स और प्रिंसिपल्स का रियल यूज़। इकोनॉमिक्स के लॉज और थ्योरी सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है, इनका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जैसे बजट प्रिपेयर करना, टैक्स पॉलिसीज बनाना, पॉवर्टी हटाने की स्कीम्स जैसे फ्री राशन, नरेगा एक्सेट्रा। ये सब इकोनॉमिक्स के नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो सिर्फ रियलिटी, फैक्ट्स और एक्चुअल सिचुएशंस के बारे में बात करता है। इसमें हम इकोनॉमी कैसे चल रही है उसके बारे में बात करते हैं, बिना किसी ओपिनियन या जजमेंट के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड होती है,
ये इकोनॉमी के एक्चुअल फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करती है बिना किसी ओपिनियन या जजमेंट के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इकोनॉमी में असल में क्या हो रहा है, बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। इसमें हम फैक्ट्स और डेटा का यूज़ करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल डेटा और फिगर्स पे बेस्ड होता है। इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन या जजमेंट नहीं होती। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को डेटा के थ्रू प्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है। ये एक फैक्ट है जिसको गवर्नमेंट के डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल की खरीदने की डिमांड कम हो जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड है। प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस साल 5% बढ़ी है। ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसको बजट डॉक्यूमेंट से चेक किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो ओपिनियंस, जजमेंट्स और वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है। ये बताता है कि इकोनॉमी को कैसे होना चाहिए या क्या होना चाहिए, यानी व्हाट आउट टू बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए या क्या सही होगा। ये ओपिनियंस और वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, ना कि फैक्ट्स पे। ये फैक्ट्स नहीं बताता बल्कि सुजेस्ट करता है कि क्या बेटर होगा। इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते जैसे फैक्ट्स को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल। यहाँ हम कह रहे हैं कि सरकार सबको फ्री एजुकेशन दे। ये एक सुजेशन है, ये एक ओपिनियन है। सब लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं एंड डिसएग्री भी। टैक्स रेट्स ऑन द रिच शुड बी हायर। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ये हर कोई इससे एग्री नहीं करेगा। ये एक पर्सनल या सोशल वैल्यू पर बेस्ड ओपिनियन है। पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड। ये एक आइडियल सोच है कि देश से गरीबी खत्म हो जाए। ये कोई डेटा या फैक्ट नहीं है, ये बस बताया है कि क्या होना चाहिए। ये सभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।